सभी मित्रों को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में। हम लोग क्या पढ़ेंगे? गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। ये मैं आपको खूब बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं, आपकी जीवन अग्रिम सफलताएं देता हूं। ठीक है, ये किताब औषध दर्शन की किताब है। ठीक है, ये पतंजलि मेगा स्टोर में आप जाकर ले लीजिएगा। अभी कोरोना का समय है और बहुत लोगों को तमाम तरह की परेशानियां, डिप्रेशन है, सर्दी खांसी, बुखार या अन्य तरह की, ये बहुत अच्छी किताब औषध दर्शन की है। ये पतंजलि के जो आचार्य बालकृष्ण है, इनकी किताब है, स्वामी रामदेव जी की। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीजों के बारे में दिया हुआ डिटेल्स में, छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं, है ना। जीवन में आहार का महत्व है, आयुर्वेद में पंचकर्म क्या है, स्वास्थ्य कैसे रहे, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, आयुर्वेद का महत्व क्या है, उदर रोग क्या है, इसके बाद भिन्न रोगों के बारे में, व्याधियों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना, उनका इलाज दिया हुआ है और काफी घरेलू उपचार दिया हुआ है। रोग क्या है, पथ क्या है ना, चमत्कारी घरेलू उपचार, मोटापा, मधुमेह, है ना, इस तरह की कब्ज है या अन्य जो स्टूडेंट लाइफ में समस्याएं आती है, रूसी है, केसों का झड़ना है ना। कई स्टूडेंट परेशान रहते भाई हमारा बाल ही झड़ रहा है, तो आगे चल के ठीक है। तो इन बहुत सारी अजवाइन है, इलायची, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी, धनिया, मेथी, राई, लौंग, हल्दी, हींग, अदरक, नींबू, प्याज, लहसुन, घृतकुमारी, शहद, पंचामृत, गिलोय, तुलसी, ये सब नेचर का वरदान है। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को देखिए, पढ़िए। आयुर्वेद क्या है, बहुत अच्छी किताब है, मजा आएगा, मजा आएगा, है ना। जो काम की चीजें इसमें से लीजिए, है ना। हमारी सदियों पुरानी, हजारों वर्ष की सनातन परंपरा रही हमारी, और हम लोग एलोपैथ पर क्यों निर्भर रहे? आइए हम लोग एक जन आंदोलन शुरू करते, आत्मनिर्भर स्वदेशी आंदोलन शुरू करते हैं, जिसमें क्या होगा कि हम जैविक कृषि के माध्यम से, हम अपने हर्बल उत्पादों के माध्यम से हम अब आयुष पद्धति को अपनाएंगे, हमारा जो देसी चिकित्सा पद्धति उसको अपनाएंगे। ठीक है, आज शिक्षक दिवस के दिन ये भी प्रण लेना है। हालांकि एलोपैथ की महत्ता है और हमेशा बनी रहेगी। अब उस तरह की जो डिजीज है, कैंसर है या उस तरह की जो भयंकर डिजीज है, उनमें तो एलोपैथ की आवश्यकता है ही। लेकिन सामान्य तौर पर जो बीमारियां होती है, ऐसा कुछ किया जाए कि उस तरह का डिजीज होने ही नहीं दिया जाए, तो उसका सबसे बढ़िया जो इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जो हमारी परंपरा रही है, जो जड़ी बूटियों वाली औषधीय चिकित्सा पद्धति, उसको अपनाइए। महात्मा गांधी ने भी जल चिकित्सा पद्धति के बारे में, बकरी हमेशा रखते थे, बकरी का दूध का सेवन हमेशा करते थे, जल चिकित्सा पद्धति अपनाते थे, बुखार लगने मिट्टी का लेप लगाते थे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। हिस्ट्री है ना, अप दीपो भवः, अपना प्रकाश स्वयं बने। ठीक है, हम लोगों के गुरुदेव कौन है? आप खुद हैं अपने गुरुदेव। आपका गुरुदेव कौन है? आपकी कौन? आत्मा। ठीक, आत्मा कौन है? यह ईश्वर है। ठीक है ना, कैसे समझेंगे इसको? ये आत्मा, ईश्वर, ये कौन है? आपका दिल है। ठीक है, इसको जानने के लिए आंख बंद करके अंदर की आवाज को सुनिए। आंख से बंद करेंगे तो अंदर से आवाज आएगी। ठीक है, और वही अंदर की आवाज, यही आपकी ईश्वरीय आवाज है। और बाहरी आवाज, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ। ठीक ना, आंख है, कान है, ठीक है, नाक है, मुंह है, ठीक है, त्वचा है, ये सब हमारी क्या है? कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, कर्मेंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक ना, तो इन सब चीजों से जो हमारी आवाज आती है वो क्या है? वो भोगी प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, ठीक है, ये दिमाग की आवाज है। लंबे समय में सफल होना है तो दिमाग के नहीं सुनना है, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ के नहीं सुनना है। किसका सुनना है? आत्मा, ईश्वर, दिल की सुनना है। ठीक है, यही सफलता का रास्ता। और सफलता क्या है? मैं बार बार आपको कहता हूं, सफलता जब भी समझ में नहीं आए तो महात्मा बुद्ध ने जो जीवन दर्शन दिया है उसको आप समझ लीजिए। दुख का कारण क्या है? इच्छा, तृष्णा या वासना। इच्छा ही दुख का, तमाम प्रकार के दुखों का कारण है। कलेक्टर बनना है, एडीएम बनना है, अरे जो बनना है सो नियति ने तय करके रखा होगा। कलेक्टर बनना है कि पीसीएस बनना है, कि आपको बैंक में जाना है, कि रेलवे में जाना है, काहे का मारामारी कर रहे हैं? अपना काम कीजिए। इच्छा, चाह या वासना, यही तमाम प्रकार के दुखों का कारण है। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध ने कहा है। और जैसे आप इच्छा, चाह, वासना को खत्म कर देंगे और केवल कर्म करेंगे, कर्म और केवल कर्म, बस कर्म और केवल कर्मवाद पर भरोसा रखेंगे और उस अनंत ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, हरिओम, ओम शांति, तब देखिए आपकी जीवन में कैसे सफलता आती है और तब जिंदगी जीने का मजा देखिए। आइए हम लोग बात करते हैं वायसराय कम गवर्नर, किसके बारे में? जनरल्स के बारे में। पहले क्लासेस में हमने और कई सारे गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ा। ये ब्रिटिश काल के गवर्नर जनरल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड वेलिंगटन, 1931 से 1936 से राष्ट्रवादी आंदोलन का
पराकाष्ठा का काल है ना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आप देख चुके हैं कि 2022 में असहयोग आंदोलन, और यह जो काल है ये किस चीज का काल है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का काल है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में राष्ट्रीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है, मील का पत्थर है, एक विशेष प्रकार का यहाँ पर दृष्टिकोण व अप्रोच राष्ट्रवादी आंदोलन दिखाइए। तो लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 इनके समय में क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। ये कहां हुआ? लंदन में हुआ, ठीक है। ये कौन करवा रहे थे? तो ब्रिटेन के जो राजा थे, महारानी, राजा के आदेशानुसार वहां के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वहां के जो प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक थी। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग के साथ अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो थी, रजवाड़ों के भी प्रतिनिधि होते थे एवं अन्य सभी देशी रियासतों के साथ साथ ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। बहुत सारे लोगों का एक प्रतिनिधि था, एक समुदाय था जो किस चीज पर बात कर रहा था? बात कर रहा था भारत में शासन, संविधान, नियम, कानून, अधिनियम कैसे बनाया जाए एवं कैसे भारत का शासन चलाया जाए, कैसे भारत में कहाने के लिए, झूठा दिखाने के लिए कैसे लोकतंत्र की स्थापना किया जाए, कैसे यहाँ के शासन को समावेशी बनाया जाए, सब दिखाने के लिए था, चूंकि औपनिवेशिक व साम्राज्यवादी शासन है, ठीक है भाई। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में शुरू हुआ, लंदन में शुरू हुआ। प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी। जान जाइए, महात्मा गांधी और कांग्रेस केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया है। महात्मा गांधी केवल इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत से, हिंदुस्तान से वहां गए थे और इनको ब्रिटिश सरकार पर भरोसा था कि नहीं, ये सरकार सुनेगी, हमारे हित को सुनेगी और जो आजादी की मांग है, स्वशासन की मांग है, पूर्ण स्वराज की जो मांग है, उसको ये सरकार सुनकर देगी। लेकिन उनको खाली हाथ लौटना पड़ा, निराशा ही हाथ लगी। और तो और ब्रिटिश सरकार देखिए आगे सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हो जाएगी और क्या करेंगे, ठीक है। हमारे हिंदुओं में ही फूट डालने का काम करेंगे। अभी तो हिंदू मुस्लिम में फूट करवा ही दिए हैं, अब हिंदू को ही तोड़ने का काम करेंगे। यही अब साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी शासन, ठीक ना। तो आइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में प्रतिनिधि महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में इन्हीं के समय हुआ, वेलिंगटन के समय में हुआ, ये भी लंदन में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। पूछा जाता कौन कौन भाग लिए हैं? सरोजिनी नायडू, बाबा साहब ने तीनों में भाग लिया था और मदन मालवीय ने भी लिया था। इसको हिस्ट्री की किताब में अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पूछा बाकी हिस्ट्री डिटेल्स में जब पढ़ेंगे तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटी जान जाइए, ठीक है। महात्मा गांधी द्वितीय में भाग लिए थे कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में। तृतीय गोलमेज 1932 में हुआ, ठीक है। इसी के गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। क्या होगी घोषणा? हाँ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में इसमें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होगी, ठीक है। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड क्या रहेंगे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई, ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हुई, इसमें वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वहां के प्रधानमंत्री थे कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, रैमजे मैकडोनाल्ड वहां के क्या थे? वहां के कौन थे? प्रधानमंत्री, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पूना समझौता होगा, ठीक है। इसी के साथ जब सांप्रदायिक पंचायत में क्या था कि हिंदुओं को, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ, ठीक ना। सांप्रदायिक पंचायत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ है, ठीक ना। और चूंकि इसमें महात्मा गांधी गए थे और महात्मा गांधी को काफी निराशा हुई है, चूंकि गोलमेज सम्मेलन का प्रकार ही है ये होने का 1930 में, 1931 में और 1932 में, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। 30 में प्रथम, 31 में द्वितीय और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है। तो 31 में चूंकि महात्मा गांधी गए थे और उन्हीं के समय में ये सांप्रदायिक पंचायत की मांग रखी गई थी। और आगे चल के देखते हैं उसी के फलस्वरूप महात्मा गांधी जब भारत में आएंगे तो आंदोलन करेंगे। सांप्रदायिक पंचायत था क्या? ये क्या था मुख्य रूप से कि भारत में जो हिंदू आबादी थी, हिंदू आबादी को तोड़ देना था। हिंदू आबादी को क्या करना था? 2 भागों में बांट देना था। क्या बांट देना था? जो हरिजन थे, हरिजन को अलग कर देना था। जिस तरह से 1909 के पृथक निर्वाचन मंडल में जिस तरह से मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, अब यही किया गया कि हरिजनों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल लाया जाएगा और केवल हरिजन ही खड़े होंगे और हरिजन लोग ही उनको वोट करेंगे। इस तरह से क्या होता है कि पूरी हिंदू आबादी ही फूट जाती, जो अब तक से हजारों वर्ष से साथ में
हम लोग रहते आ रहे हैं, ये अंग्रेजों की, ब्रिटिशों की बहुत बड़ी चाल और षड्यंत्र थी। ये हरिजनों को तोड़ना चाहते थे, राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या चाहते थे, कमजोर कर कर खत्म करना चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी और बाबा साहब की सूझबूझ से इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। ठीक है, तो ये रमजे मैकडोनाल्ड साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, साम्प्रदायिक पंचायत की घोषणा करेंगे 1932 में। अब पूना समझौता क्या होगा, यही 1932 में पूना समझौता होगा। ठीक ना, गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर को क्या होगा, पूना समझौता होगा। ठीक ना, महात्मा गांधी आएंगे, बाबा साहब को समझाएंगे और बाबा साहब समझेंगे। ठीक है, और 24 सितंबर का दिन ऐतिहासिक दिन है और इसी दिन पूना समझौता होगा। पूना में मालवीय जी और भी कई लोग इसमें साथ देंगे, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच समझौता होता। और अब क्या कहा गया कि अब आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, सीटों का क्या दिया जाएगा, आरक्षण। ठीक है, कैसे आरक्षण दिया जाएगा बताइए। आरक्षण, आप चीजों को स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये क्या था, 16 अगस्त 1932 को रमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कहा गया था। दलित वर्गों के अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है, गांधी जी बहुत दुखी हुए थे और यही आमरण अनशन उपवास किए हैं। ठीक है, इसके बाद में यही पूना समझौता करेंगे, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया जाएगा। पूना समझौता होगा कब, 24 सितंबर 1932 को होगा। ठीक ना, 17 उसके बाद 1932 तक आगे चल के 24 सितंबर के बाद में 17 नवंबर से 1932 में लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होगा। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक ना, समझ गए ये क्या था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये रमजे मैकडोनाल्ड वहां प्रधानमंत्री थे, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। इसमें क्या था, दलितों को हिंदुओं से अलग मान लिया गया और उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा गया। ठीक है, दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल देने की बात कही गई, जैसा कि उन्होंने 1909 में मॉर्लेमेंटो जो अधिनियम में किया था। उन्होंने ड्रैगन का विष बोया था, मुस्लिम को अलग प्रतिनिधित्व मंडल दिया था। अब इन्होंने हिंदुओं को तोड़कर इस तरह का रखा। लेकिन गांधी जी की सूझबूझ से और बाबा साहब के सूझबूझ से पुनः समझौता हुआ। दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। ठीक है, तो हम समझ गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 1931 में सारा चीज हुआ था, रमजे मैकडोनाल्ड का षड्यंत्र, और फिर गांधी जी और बाबा साहब ने मिलकर इस षड्यंत्र को पूरा समझौता के तहत विफल किया। ठीक है, आइए, बिहार में भयंकर अकाल आया। ठीक है, बिहार में भयंकर अकाल, कोई भूकंप, बहुत बड़ा भूकंप है। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि यह बिहार में भूपतियों का जो अत्याचार है, जमींदारों का जो अत्याचार है, उसी का फल है। होता ही है ना, नियति तो अपना बदला लेती ही है ना, प्रकृति तो बदला लेती ही है। जिस तरह से हम लोग पिछले कई सौ वर्षों से प्रकृति के साथ दोहन कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा है ना कि प्रकृति तो, धरती तो संसाधनों के लिए जो हमारी आवश्यकता है, जरूरत के लिए, आवश्यकता के लिए तो संसाधन देती है, लेकिन लालच के लिए हमारी धरती के पास संसाधन नहीं है। तो हम लोग लालची बन गए और लालची बन के जंगलों को साफ करने लगे, जानवरों को मारने लगे और हम लोग कंक्रीट के जंगल बनाने लगे। लोभ, लालच, इच्छा, तृष्णा, वासना, हत्या, चोरी या विभिन्न प्रकार की घटनाएं आ गई। आतंकवाद है, नक्सलवाद, विभिन्न प्रकार की घटनाओं ने पूरी धरती को आंदोलित किया। और देखिए पिछले 6 महीना से क्या हमारी स्थिति है, कोरोना के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकृति अपना बदला निश्चित रूप से लेती है। तो यही महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यह भूकंप 1934 में प्रकृति ने बदला लिया है जमींदारी शासन के खिलाफ। आइए, ठीक है, तो बिहार में भयंकर भूकंप 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय में आया। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। ठीक ना, और भारत सरकार अधिनियम ये बना था चूंकि जो ये इसमें से निष्कर्ष निकल कर आया था, ये साइमन कमीशन का जो निष्कर्ष था, उसके साथ साथ ये गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष था, राष्ट्रवादी आंदोलन की जो मांग थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन लगातार चल रहा था, आंदोलन को बंद करना था, राष्ट्रवादी मांगों को मांगना था। मांगना क्या था, कुछ इनको है ना अपना साम्राज्यवाद कायम करने के लिए, साम्राज्यवादी शासन कायम करने के लिए क्या होता है कि समय समय पर अपने उपनिवेशों में लोभ लालच प्रलोभन दिया जाता है ताकि विद्रोह नहीं हो, जन विद्रोह नहीं हो, विद्रोह को दबाया जा सके, पढ़े लिखे वर्गों को संपुष्ट किया जा सके। इसके कारण यही भारत शासन अधिनियम उन्होंने दिया 1935 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनके समय में हुआ, वेलिंगटन के समय। अब आइए, अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड लिनलिंथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिंथगो साहब को देखें, क्या है भाई, लॉर्ड लिनलिंथगो। ठीक है, 1936 से 43 इनके समय में क्या हुआ, पहली बार चुनाव हुआ। 1935 के अधिनियम के अनुसार पहली बार चुनाव 1937 में होगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम था ना,
तो भारत शासन अधिनियम के समय में भारत शासन अधिनियम के तहत ही चुनाव होगा, ठीक है। चुनाव होगा 36 में और सरकार का गठन होगा 37 में। तो कांग्रेस को इसमें भारी सफलता मिलेगी। 8 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या बना लिया, सरकार बना लिया। 6 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना लिया था, ठीक है। आइए समझ में आ गया। 1935 के अधिनियम से निर्वाचन हुआ, निर्वाचन 36 में हुआ, 37 में सरकार बनी, कांग्रेस ने 6 प्रांतों पूर्ण बहुमत बना ली। 8 प्रांतों में सरकार बने, 6 में पूर्ण बहुमत। आइए 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ। ये पूरे विश्व इतिहास के लिए दूसरा काला दिन है। पहला काला दिन 1914 में, दूसरा काला दिन 1939 का 1 सितंबर, ठीक ना। हिटलर, फ्यूरर, ठीक है, फ्यूरर का नाजी फ्यूरर पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग, अभी पढ़े होंगे। हिटलर की नीतियों के कारण एवं पश्चिमी राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति का ऐसा परिणाम हुआ, ठीक है। 1 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। और आगे चल के इसी विश्व युद्ध के कारण गांधी जी नारा देंगे, ना कोई भाई ना कोई पाई। ब्रिटिश सरकार को समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन से, बिना यहाँ के कांग्रेस एवं अन्य राज्य सरकारों से परामर्श के ही युद्ध में ब्रिटेन ने भारत को शामिल करा लिया। इसी के खिलाफ में आगे चल के महात्मा गांधी नारा देंगे, ना कोई भाई ना कोई पाई। और आगे चल के कांग्रेस की सरकार ये सभी प्रांतों से इस्तीफा भी दे देगी, ठीक है। अब आइए 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चूंकि क्रांतिकारी हैं, राष्ट्रवादी हैं, बंगाल की धरती से हैं, तो गांधीवादी आंदोलन से उनकी आस्था टूटेगी। कांग्रेस के अधिवेशन में ही 38 त्रिपुरी संकट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 39 में भी उनको अध्यक्ष बनने के बाद भी उनको समर्थन नहीं मिलने के कारण पद छोड़ना पड़ता है। और पद छोड़ने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी एक वीर सपूत, हमारे भारत के मातृभूमि के बहुत वीर महान सपूत है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। आइए जरा इन्होंने क्या किया है, जरा मैं आपको बता देता हूं। एक मिनट जरा आ जाइए। ये देखिए भारत है यहाँ, ये हिंदुस्तान में इनको, ठीक है, हिंदुस्तान में इनको जेल दिया गया 40 में, और जेल दे के बाद में चल के इनको नजरबंद कर दिया गया इनके घर में बंगाल में। और देखिए किस तरह से इन्होंने कूटनीतिक रणनीतिक माध्यम से सूझबूझ का परिचय देते हुए भारत से रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से अफगानिस्तान होते हुए यहाँ आगे चल के रसिया, फिर यूरोपीय देश में आएंगे, यहाँ समर्थन लेंगे राष्ट्रों से, उसके बाद रसिया का समर्थन लेंगे, जर्मनी में, फ्रांस में, विभिन्न राष्ट्रों का समर्थन लेते हुए समुद्री मार्ग से, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि समुद्री मार्ग से किस तरह से छिप कर समुद्री मार्ग से ये कहाँ आएंगे, ये होते हुए आएंगे पैसिफिक ओशियन होते हुए अंदर सबमरीन से जर्मनी की सहायता से कहाँ आएंगे, जापान आएंगे, ठीक है। और जापान सरकार के सहयोग से आगे चल के फिर ये कहाँ आएंगे, ये दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में आएंगे, सिंगापुर आएंगे, ठीक है, सिंगापुर। और तब जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज की स्थापना 43 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना होगी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा होगा। और फिर यहाँ से ये सहयोग लेते हुए, चूंकि जापान का नियंत्रण हो गया था इन सब क्षेत्रों पर, तो जापानी सहयोग से ये जीतते हुए ये अंडमान निकोबार को भी जीत लिए थे, स्वराज शहीद द्वीप का नाम दिए, और उत्तर पूर्वी भारत में प्रवेश कर गए थे। असम, गुवाहाटी, नागालैंड, विभिन्न क्षेत्रों में जीतते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसी दौरान में दो अचानक घटना घटती है। क्या होता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो जाती है और परमाणु बम का प्रयोग होता है 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी पर। जापान की शक्ति जब खत्म हो जाती है पूरी तरह से, एक कमजोर हो जाती है, सरेंडर, तो जापान सरेंडर करता है। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फिर इनका आंदोलन कमजोर हुआ और फिर यहाँ से ताइवान के पास फार्मोसा द्वीप में, ऐसा कहा जाता है कि हवाई जहाज प्लेन क्रैश की वजह से ये शहीद हुए हैं। लेकिन आज भी इस पर विवाद बना हुआ है। नेताजी सुभाष हमारे दिलों में अमर रहेंगे, महान राष्ट्रवादी क्रांतिकारी हैं, ये बंगाल के लाल हैं, पूरे भारत के लाल हैं, गर्व होना चाहिए इन पर। और हम सबको इनसे बहुत कुछ सीखना है। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने अपने आईसीएस की नौकरी को रिजाइन कर दिया। अभी एक प्यून की नौकरी कोई छोड़ता नहीं है, और आईसीएस की नौकरी को लात मार के, ठोकर मार के रिजाइन करके ये कर दिया और राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद गए, है ना। ये भारत की भूमि है, वीरों की भूमि है, ठीक ना। ये भारत की भूमि, धरती माँ, भारत माँ, कितने अपनी वसुंधरा में कितने ऐसे ऐसे महान वीरों को जन्म दिया। आइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम लोग सर झुका के नमन वंदन व अभिनंदन करते हैं, ठीक ना। ऐसे महापुरुषों के कारण आज हम लोग आजादी, हमें तो चाहिए आजादी, आजादी, यही आजादी, आजादी सबसे बड़ी चीज है भाई। आजादी से बढ़ के इस जिंदगी में कोई चीज नहीं है। आजादी है तो सब कुछ आपके पास है, ठीक है। और आजादी नहीं है और आपको मेवा, मिष्ठान, मलाई सब दिया जा रहा है और आपको पीएम ही बना दिया गया और गुलाम है आप, कोई आज़ादी किसी काम की नहीं है, ठीक ना। तो आज़ादी ही सबसे बड़ी अमूल्य पूंजी है। आइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूरा
नमन वंदन अभिनंदन करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 में लॉर्ड नीति को हम लोग पढ़ रहे हैं। 1940 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का नारा दिया इन्होंने, कहा कि पाकिस्तान 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 मेरी जान, हिंदुस्तान का विभाजन होना है और पाकिस्तान का बंटना, स्वतंत्र देश का मांग किया। पाकिस्तान चौधरी रहमत अली, लंदन के कैम्ब्रिज के छात्र थे रहमत अली, इन्होंने ही पाकिस्तान का विभिन्न प्रांतों को मिला के पाकिस्तान का ये प्रस्ताव दिया था। और यही लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को पारित करवाया 40 में, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया, ये झुनझुना दिया जा रहा है कौन, अंग्रेजी सरकार, अपनी साम्राज्यवादी सरकार झुनझुना दे रही है भारत को, भारत के राष्ट्रवादियों को, आंदोलन को यहाँ तोड़ने के लिए, ताकि कांग्रेस बड़ा आंदोलन को खड़ा नहीं कर दे और हम अपने जो इधर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, पता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार पूरा शुरू है, ठीक है। पूरा विश्व 2 खोमे में बटा हुआ है और ठीक है, एक तरफ जर्मनी जापान, ठीक है, धुरी राष्ट्र हैं, ठीक है, धुरी राष्ट्र हैं, जर्मनी है, जापान है और भी इसके कई मित्र राष्ट्र हैं। दूसरी तरफ क्या है, यूएस है, ठीक है, ब्रिटेन है, ठीक है, फ्रांस है। दोनों गुटों में जबरदस्त टकराव हो रहा है, ठीक है। इसी स्थिति में भारत का समर्थन लेने के फौज में फौज के विभिन्न मोर्चों पर भारतीय सैनिक बहुत तेजी से और बहुत जोश के साथ लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, युद्ध में शामिल थे। तो भारतीयों का समर्थन के लिए अगस्त प्रस्ताव आया, ताकि अब हम भारत को आने वाले समय में जो इनका मांग है, क्या मांग है भाई, स्वराज का जो मांग है और डोमिनियन स्टेटस की जो मांग है, या अन्य इनके द्वारा जो संविधान के बारे में कहा जाता है, इन सब मांगों पर विचार करेंगे। यही था, और भी था, नीतियों में इनको शामिल करेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल के काउंसिलों से संबंधित था, हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल्स और ज्यादा, और आगे डिटेल्स पढ़ें, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन, यही इसी की कड़ी है, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव की अगली कड़ी क्रिप्स मिशन, क्रिप्स साहब आए थे वही मिशन लेकर कि आपको स्वशासन देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, गवर्नर जनरल के काउंसिल में शामिल करेंगे, ठीक है, आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है, आगे चल के आपको हम आजादी देंगे, स्वतंत्रता देंगे, संविधान, इस तरह की बात नहीं बोले थे, लेकिन ये प्रलोभन देते थे, लालच देते थे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे, आप लोग के लिए संविधान सभा बनाएंगे, यही सब कई सारी चीजें, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे डिटेल्स, अभी जानिए केवल कि लॉर्ड नीतिगो के समय में अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, क्रिप्स मिशन, ऐसे बीपीएससी का में लेवल यही है, ज्यादा यूपीएससी में डेप्थ पूछा जाता है, ठीक है, बीपीएससी में इतना ही पूछा जाएगा ऊपर से। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन इन सब झांसे से गांधी जी आने वाले नहीं थे। गांधी जी चतुर राजनीतिज्ञ थे, कुशल कूटनीतिकार थे, कुशल वक्ता, प्रवक्ता व अधिवक्ता थे। गांधी जी से बड़ा विद्वान और महान तो शायद कोई हुआ ही नहीं है। गांधी जी ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज से, जहां से कांग्रेस के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहीं से फिर बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से इन्होंने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो, और पूरे देश में शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 का बहुत ऐतिहासिक दिन। और बिहार में तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और भी कई लोगों, राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतृत्व में ये बहुत जोर शोर से चला, और भारतीय इतिहास के मुकुट में एक स्वर्ण अक्षरों से हमेशा याद किया जाएगा, ठीक ना, राष्ट्रीय आंदोलन में स्वर्ण अक्षरों से इसे याद किया जाएगा, सन भारत छोड़ो आंदोलन क्रांति को, ठीक है। बिहार में बहुत सफल रहा, खास करके उत्तर क्षेत्रों में, मतलब पूरा उत्तर भारत के क्षेत्रों में बिहार में इस बहुत ज्यादा सफल रहा, ठीक है। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल आ गया, ठीक है, अकाल की विभीषिका, यही प्रशासन की विफलता, अकाल कैसे आते, प्रशासन की विफलता के कारण अकाल आती है, ठीक ना, ये देख लिए। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड बेवेल को देखेंगे। लॉर्ड बेवेल क्या है भाई, तो 44 से 47, 1944 से क्या है 47, ठीक है। अब एकदम निर्णायक घड़ी है, सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों की जीत हो रही है, धुरी राष्ट्रों की पराजय हो रही है, ब्रिटेन की स्थिति मजबूत हो रही है, ठीक है। उधर हम लोग देख रहे हैं कि वुडरो विल्सन और बाकी यहाँ के जो ये ब्रिटेन के पीएम थे चर्चिल, इनका और यूएन की घोषणा आ रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हो रही है, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, तभी तो इनको विश्व का समर्थन मिला था। इसी बातों की कड़ी में शिमला समझौता होगा, बेवेल साहब आएंगे शिमला में, सभी भारतीय कांग्रेस मुस्लिम सबको बुलाएंगे, बात करेंगे, ठीक ना, सत्ता हस्तांतरण के लिए, ठीक है, बात करेंगे, कहेंगे कि हम आपको आजाद करेंगे, ठीक ना। इसी तरह शिमला में समझौता होगा, ठीक है। लेकिन विभिन्न कारणों से, है ना, चूंकि कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया था, तो मुस्लिम लीग ने, जिन्ना साहब ने विरोध किया कि नहीं, मुस्लिमों के रहनुमा केवल मुस्लिम प्रतिनिधि हम ही करेंगे, ये कौन कांग्रेस का रहनुमा, ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ भी कांग्रेस की जीत हुई है, शिमला समझौता हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ गया, ठीक है। अब यहाँ से फाइनल कहानी शुरू हो गई, ठीक है। अब तय हो गया कि भारत को अब
आज़ादी अंग्रेज को देना ही पड़ेगा, मन से नहीं बेमन से देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा, ठीक ना। और आज़ादी के बहुत सारे, आज़ादी कोई ब्रिटेन हमें शौक से नहीं दिया, आज़ादी के बहुत सारे आंतरिक व बाह्य कारण थे। एक तो भारत का प्रशासन बहुत महंगा हुआ था, भारत में जन विद्रोह, जन आंदोलन की स्थिति थी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी, और पूरे वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन कमजोर हो गया था, ब्रिटेन का साम्राज्यवाद कमजोर हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में भारी क्षति हुई थी ब्रिटेन की, और चूंकि इन लोगों ने वैश्विक समर्थन इसी बल पर लिया था कि भाई जनतंत्र, लोकतंत्र के आधार पर, सुशासन के आधार पर, मानवाधिकारों के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चार्टर थी, वुडरो विल्सन का जो फार्मूला था, सिद्धांत था, मानवाधिकारों की जो घोषणा थी, लोकतंत्र की बातें थी, समानता स्वतंत्रता की बात की गई थी, फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे उसकी बातें की गई थी। तो अब इनको शासन की वैधता इनकी अब समाप्त हो रही थी, और भारत का शासन महंगा पड़ रहा था। और चूंकि यह दौर अब उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का पतन का काल रहा है, तब जाके इन्होंने भारत को मजबूरी में आज़ादी दिया, शौक से नहीं दिया, ठीक ना। तो कैबिनेट मिशन भारत आया, इसमें क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, पूछा जाता है कौन कौन लोग थे, तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस सत्ता हस्तांतरण की बात करने आए थे कि किस प्रकार से सत्ता हस्तांतरण किया जाए। साथ ही साथ भारत पाकिस्तान का विभाजन का भी बहुत बड़ा एक मुद्दा आ रहा था, ठीक है। भारत पाकिस्तान विभाजन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पूरा आंदोलन छा गया था भारत के विभिन्न भागों में, ठीक ना। पाकिस्तान आंदोलन का जोड़ था, दंगे फसाद पूरी तरह से भारत को अपने हिंसा अपने जड़ में ले लिया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन संस्तुति करेगी, आगे चल के 20 फरवरी 1947 को घोषणा हो जाएगा कि प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, ठीक है। 1948 से पहले भारत को क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, सत्ता सौंप दिया जाएगा। लॉर्ड क्लिबर्न टेटली लेबर पार्टी के क्या थे, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, ठीक है। और लेबर पार्टी चूंकि सत्ता में आई थी, कही भी थी चुनाव में कि भाई भारत को हम आजाद भारत जैसे अन्य उपनिवेशों को हम आजाद करेंगे, तो इसलिए लेबर पार्टी की जो पीएम थे क्लेमेंट एटली ने कहा कि जून 1948 तक भारतीयों को हम प्रभुसत्ता वापस सौंप देंगे, ठीक है। इसमें भी कई सारा ड्रामा चला था कि भारतीयों को प्लान बाल्कन आ गया था कि कैसे कैसे सत्ता अलग अलग पार्टियों को सौंप दिया जाए, रजवाड़ों को सौंप दिया जाए, बहुत सारा विवाद था विभाजन के बारे में, कई सारा विवाद था। उस राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़िएगा तो डिटेल्स उसमें पढ़ेगा। अब आएंगे लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन साहब 1947-1948, ठीक है। यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे, ठीक ना। यहीं पर आके ब्रिटिश शासन का क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। आइए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल इनको बनाया जाएगा। 24 मार्च पूछा जाता है कब बनाया गया, 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल। 3 जून 1947 बहुत ऐतिहासिक दिन है, यही 3 जून की योजना है, प्लान है माउंटबेटन योजना, डिकी बर्ड योजना भी बोला जाता है, डिकी बर्ड योजना माउंटबेटन को ही बोला जाता था, ठीक है। ये ब्रिटिश राज परिवार के सदस्य थे। माउंटबेटन योजना घोषित, इसमें भारत विभाजन शामिल हो गया, ठीक है। अब तय हो गया कि भारत का विभाजन हो गया, ठीक है। चूंकि हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मिशन ने भारत विभाजन से नकार दिया था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए, दंगा फसाद, आंतरिक संघर्ष व अन्य परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के विभाजन को तैयार हो गया, और उन्होंने तय कर लिया कि भारत का विभाजन उनके हित में ही था। भारत पाकिस्तान एकजुट रहता, एकत्रित रहता, एक खंडित रहता, अखंडित रहता, तो पूरे विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन जाता, तो आगे चल के चुनौती नहीं देता। तो ब्रिटेन का भी चाहता क्या, वो लोग, उन लोग की तो मंशा थी कि प्लान बाल्कन जैसा करके सत्ता छोटे छोटे हैदराबाद के निजाम को, जूनागढ़ रियासत को, जम्मू कश्मीर रियासत को, भारत में 563 देशी रियासत थे, सबको अलग अलग हस्ता दे दो, भारत को पूरी तरह से प्लान बाल्कन, जो बाल्कन यूरोपीय कंट्री की स्थिति, तो वैसा करके इसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दो। लेकिन धन बनाइए हमारे बाबा साहब जैसे लोगों को, महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे लोगों को, राष्ट्रवादी आंदोलन के जो नायक हैं, हमारे वीर सुरमा हैं, इनके सूझबूझ और रणनीतिक कौशल की बदौलत केवल पाकिस्तान ही बटा और अखंड भारत अखंड बनकर अक्षुण्ण रह गया। और इसके लिए हमें जानों की बाजी भी लगानी पड़े तो हम सभी भारतवासियों को कबूल है, लेकिन मां भारती पर आंच नहीं आने देंगे। हम लोग के जिंदा रहते हैं कभी नहीं। भगत सिंह जैसे लोग, नेताजी सुभाष जैसे लोग, खुदीराम बोस जैसे लोग, हंसी हंसी पर वो फांसी देखते जोगतवासी। बताइए तो क्या उम्र था खुदीराम बोस का, उन्होंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया, तो हम लोग क्यों नहीं। आइए 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन की योजना शामिल हो गया, तय हो गया, ठीक है। यही 4 जुलाई 1947 ऐतिहासिक दिन है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत हो गया। कहाँ, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। और इटली प्रधानमंत्री है लेबर पार्टी के, इटली लेबर पार्टी के पीएम है। 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स
ठीक है, दोनों सदन से इसको पारित कर दिया गया प्रस्ताव को 18 जुलाई को पारित। और इसी विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन में, ठीक है, आर्या द्वीप को, जम्बू द्वीप को, भारत खंडे को, ठीक है, वर्षों से हजारों वर्ष से जो एक साथ एक भूमि को दो टुकड़े कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान। इसके दर्द से आज भी हम लोग कराह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतिहास में क्या क्यों किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं होता, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। और भारत में आजाद हो गई, ये जंजीरों से जो जकड़ी हुई थी, जंजीरों से इनको आजादी मिली और स्वतंत्र हवा में मां भारती सांस लेने लगी। ऐतिहासिक दिन है 15 अगस्त। नियति से जो हमने वादा किया था नेहरू जी, आज वो समय आ गया है कि विश्व की घड़ियां में जब 12 बजेगी पूरा विश्व सोया रहेगा, भारत जगेगा, लोकतंत्र का नया सांस लेगा, शासन संविधान हजारों वर्षों की गुलामी से मुक्ति मिलेगी। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू बहुत तेज थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई अभी तो वैश्विक स्थिति बहुत खराब है, भारत पाकिस्तान विभाजन हो रहा है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद रियासत है, कई सारी रियासतों को अभी ये करना है, राजपूताना में मलबा विद्रोह हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सूझबूझ के साथ इन्होंने क्या किया कि माउंटबेटन को ही प्रथम गवर्नर जनरल बना लिया जून 1948 तक। और फिर इसके जून 1948 के बाद में स्थितियां जब सामान्य हो गई, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद सभी रियासतों का मामला जब सुलझ गया, चलिए सैल्यूट सरदार पटेल साहब को, ठीक है। तो उसके बाद में फिर से और स्वेच्छा से माउंटबेटन साहब चले गए, लंदन चले गए, और तब जाके सी राजगोपालाचारी को बनाया गया क्या अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल। इसके बाद तो राष्ट्रपति हो गए थे, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बन गए। तो ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये हो गया लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। और यहाँ आके भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री 1947 तक आकर ये गवर्नर जनरल का शासन था, ये खत्म। और अब चलेगा प्रधानमंत्री का शासन चलेगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। शासन, संविधान व लोकतंत्र की शुरुआत होगी, संविधान की शुरुआत होगी, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे भारत के क्षेत्र में लागू होगा। और आज हम लोग इस आजादी की हवा में, अमन चैन की हवा में बुलंदी के साथ जी रहे हैं। आज उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का भी दिन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दिन तो है ही, साथ ही साथ आज के दिन हमारे लाखों लाख शहीद जो हुए हैं, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, आज उनको याद करने का दिन। आइए हम लोग दिल से उनके लिए, ईश्वर से, उनके जीवन में जहां कहीं भी हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे अनगिनत कई सारे योद्धा हैं, कुछ गिने चुने लोग जिनका नेताजी सुभाष चंद्र, भगत सिंह, बाबू कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई का नाम हम लोग जानते हैं, बाकी ऐसे कई अनगिनत अनाम योद्धा हैं, लाखों लोग हैं। ऐसा माना जाता है करीब 7 लाख लोगों ने शहीदी दी है इस देश के लिए, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए 7 लाख से ज्यादा लोगों ने, ठीक है। तो आइए आज हम लोग दिल से, मन से, आत्मा से ईश्वर को आराधना करेंगे। वैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, संपन्नता की कामना करेंगे। उनसे आशीर्वाद भी लेंगे कि आप कहीं भी हो, आशीर्वाद दीजिए हमारे देश के लिए, कि फिर से हमारा देश जो आपके सपनों का भारत है, आपने जो ख्वाब देखा है, आपने जो अपने पूरे जीवन को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया है, आप हे ईश्वर आपके सपनों को पूरा करें। और हम लोग भारत के बेटा बेटी मिलकर फिर से नया भारत का निर्माण करें, नया भारत बनाएं और अपना जीवन राष्ट्र प्रेम के लिए समर्पित करें, राष्ट्र के लिए समर्पित करें। तो आज के दिन लाखों लाख महान स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे वीर सैनिकों को जो हमारे सीमा की रखवाली कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत टीम महाबोधि व राजीव, पूरे बिहार की ओर से, पूरे हिंदुस्तान की ओर से नमन वंदन अभिनंदन, दिल से नमन वंदन अभिनंदन व उनके चरणों में हम लोग सादर प्रणाम करते हैं। और आइए उन सब के लिए प्रार्थना व दुआ करते हैं। इसी के साथ हे प्रभु हमारे देश को जन्मों जन्मों तक, वर्षों वर्षों तक अखंड व अक्षुण्ण रखिए, आने वाली पीढ़ियां हमेशा गर्व करते रहे अपने आदर्शों पर। इसी के साथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय।